नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि गैसों का अणुगति सिद्धांत है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स बड़ा सा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पूरा सेंटर उस पर रहने वाला है। लेकिन ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है 11th क्लास के बच्चों के रिवीजन के लिए, नीट के सूत्रों के लिए, एसीएफ लैब असिस्टेंट संबंधित जो एग्जाम होते हैं जिसके अंदर गैसों का अणुगति सिद्धांत नाम का टॉपिक मेंशन होता है, तो उसके लिए वीडियो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात करेंगे सर्वप्रथम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चनों की, और उसके बाद में आपको कहाँ कहाँ अणुगति सिद्धांत के अंदर क्या क्या कैसे कैसे सूत्र है वो आपको याद रखने। चलते हैं हम। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन 8 जनवरी 2020 को जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था वहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा एक क्या होती है। तो आंतरिक ऊर्जा पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आंतरिक ऊर्जा हमेशा ही एक ताप की फलन होती है और ये अवस्था का भी फलन होती है। तो ये ताप पर निर्भर करती है, यानी आंतरिक समतापीय प्रक्रम के अंदर आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वहां तापमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है कि 149 ये 148 दो क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में दो क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करें 149 नंबर क्वेश्चन की, तो ये क्या कह रहा है, एक अणु की दो उत्तरोत्तर टकरों के बीच तय माध्य मुक्त पथ इस प्रकार से दिया जाता है। एन संख्या घनत्व है। संख्या घनत्व का मतलब होता है, एन का मतलब टोटल गैस के अणु बटा उसका आयतन v, इसका मतलब ये होता है, और d क्या होता है, अणु का व्यास है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जो दो टकरों के मध्य जो पथ है, माध्य मुक्त पथ है, तो उस लेमडा से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बराबर होता है 1/रूट आप कैसे याद कर लो, n पाई d स्क्वायर। आपको मैं बता देता हूं कि एक बार इसी क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन आया था। इस n को यदि मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूं तो स्मॉल n बराबर होता है आपका n बट्टा v, लेकिन मैं आदर्श गैस समीकरण से जानता हूं pv बराबर RT। RT को मैं लिख सकता हूं n k, यानी n k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, n k को मतलब r से हम रिप्रेजेंट करते हैं और t से रिप्रेजेंट किया, nRT से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां से यदि आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हो तो n बट्टा v, वैसे तो पूरा डेरिवेशन होता है, यदि हम बात करें n बट्टा v की, इस सूत्र से यदि हम n बट्टा v की बात करें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, p बट्टा के टी भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हमारा आदर्श गैस में हम एडजस्टमेंट करें, p दाब होता है और k बोल्ट्जमान कांस्टेंट, t टेम्परेचर होता है, यानी n बट्टा v जो स्मॉल n होता है। देखो यह तो फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ सूत्र है। अब आप इस n की जगह, अभी मैंने बताया n को हम कैसे आदर्श गैस समीकरण से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा n बट्टा v होता है, इसका मतलब हम p बट्टा के टी लिख सकते हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन आगे आया हुआ, पहले ही मैं बता दूं। अब n की जगह जैसे ही आप के टी यानी p बट्टा के टी रखते हैं तो 1/√2 p पाई d स्क्वायर ऊपर चला जाता है आपका के टी। यानी आपको ये सूत्र भी ध्यान में रखना है, यानी लेमडा का आगे हम नोट्स में बात करेंगे कि लेमडा के जो माध्य मुक्त पथ है उसके काफी सूत्र बनते हैं, उनमें से एक सूत्र होता है के टी बटा रूट पी पाई डी स्क्वायर। अब इस सूत्र को आप के टी बटा रूट पी बटा पाई डी स्क्वायर सूत्र याद होगा, तो इसी के आधार पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, तो ये 2015 में जो एग्जाम हुआ था उस भर्ती की बात करें तो उसमें कैसा क्वेश्चन आया था, उसमें आया था एक आदर्श गैस के प्रसार में ताप नियत रखा जाता है, तो इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा, तो आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो यह कांस्टेंट रहता है। हम माध्य मुक्त पथ की बात करते हैं, उसमें कैसा क्वेश्चन आया देखते हैं। देखो 2015 में इस देखो क्या क्वेश्चन आए, यदि एक बंद पात्र में से कुछ गैस निकलने देखकर दाब घटाया जाए। देखो पहले थोड़ी सी गैस निकल गई फिर दाब घटाया जाता है, इसका मतलब यह कि अब हमें जब दाब घटा रहे हैं उस कंडीशन में ध्यान, तो गैस के अणु का माध्य मुक्त पथ क्या होगा। अब लेमडा बराबर हमने क्या पढ़ा, के टी बटा रूट n की जगह p आ गया था हमारे पास में, और ये पाई और डी स्क्वायर, डी अणु का व्यास है। अब देखो p बट्टा में आ गया, p बट्टा में आ गया, तो जब गैस के अणु का दाब घटाया जाता है तो हमारे पास में जैसे ही हम p की वैल्यू को क्या करेंगे, p बट्टा में कम करेंगे
तो हर जब छोटा होगा तो आने वाला उत्तर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेमडा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो माध्य मुक्त पथ के सूत्र आपको मैं याद करने और पीडीएफ दूंगा, उसमें से आप याद कर लेना। तो माध्य मुक्त पथ है वो इंपॉर्टेंट है। तो 18 में आया हुआ क्वेश्चन, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल गैस के ताप का पर निर्भर करेगी। दो उत्तरोत्तर टक्करों को माध्य मुक्त पथ की बात करें तो 1/2 रूट n पाई डी स्क्वायर, या याद रखिए आप के टी बटा रूट n की जगह p पाई डी स्क्वायर। यह सूत्र भी माध्य मुक्त पथ का ही होता है, जिससे यह पता चलता है कि दाब को जब घटाया जाता है तो हमारे पास में जो माध्य मुक्त पथ है वो बढ़ जाता है। चलो अगला क्वेश्चन हम 15 में आया हुआ 14वां क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कह रहे हैं, किसी ताप पर ऑक्सीजन अणु का वर्ग माध्य मूल चाल V है। ऑक्सीजन अणु यानी O2 जिसका जो द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान अणु भार की हम बात करें तो वो 16 कितना हो जाएगा, m बराबर 32 हो जाएगा। यदि ताप दुगुना कर दिया जाए और ऑक्सीजन गैस परमाणविक ऑक्सीजन यानी O और O में तोड़ दे, फिर जो अणुभार होगा उसका वो 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन में बदल जाए तो वर्ग माध्य मूल चाल हो जाएगी। तो सूत्र तो याद रखना पड़ेगा आपको। तो वर्ग माध्य मूल चाल का सूत्र VRMS की बात करें तो वो होता है √3r जो गैस नियतांक T टेम्परेचर बट्टा अणुभार, अणु का भार, यह तो VRMS होता है। अब यदि मैं VRMS डैश निकालना चाहूं नई कंडीशन के लिए, तो VRMS डैश निकालना चाहूं तो ये कह रहे हैं 3r नहीं बदलेगा, T को मैंने दुगुना कर दिया 2T, और बट्टा में जैसे ही मैंने गैस को परमाणविक किया तो वो 32 से क्या हो गया, यानी 16 हो गया, यानी m/2 हो गया। तो m बट्टा में 2 है तो ऊपर जाएगा 4, एक्स्ट्रा वैल्यू क्या आई 2 × 2, यानी बाकी तो सब कुछ सेम है, वो VRMS ही आएगा। 2 × 2 ये बाहर निकल जाए, यानी आपके पास में 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, बाकी VRMS ही है। तो V डैश नया क्या आया 2 × VRMS, यानी उसका जो वर्ग माध्य मूल चाल है वो क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। यानी आपको सूत्र याद रखना है 3RT बट्टा m, यानी m डैश T डैश 2T कर दो, m डैश m/2 कर दो, आपका वेग क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। अब देखो, यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकलने देकर दाब घटाया जाता है, तो अभी मैंने बताया था कि जो माध्य मुक्त पथ है वो P कम होने से लेमडा का मान बढ़ जाएगा। फिर हम आगे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आए हैं देखते हैं। 2013 में काइनेटिक थ्योरी गैसेज का क्वेश्चन आया है कि ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार एक स्वतंत्र कण की औसत स्थानांतरित ऊर्जा क्या होती है। देखो, ऊर्जा समविभाजन कहता है प्रत्येक कण की जो को बंट जाएगी ऊर्जा कितनी, आपके पास में F/2 kT जो एनर्जी है वो बंट जाएगी। अब ये स्वतंत्र कण है तो वो 3 दिशाओं में जा सकता है, यानी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो स्वतंत्रता की कोटि है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो सीधा सा सूत्र याद रखना है कि वो कितनी ऊर्जा होगी, औसत स्थानांतरित ऊर्जा कितनी होगी, 3/2 kT हो जाएगी। याद रखने वाला है डायरेक्ट। अब इसको डायरेक्ट टिक कर दिया। अब अगला है, एक परिपूर्ण एक परमाणविक गैस के लिए नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। देखो, नियत आयतन Cv पूछा है तो Cv का सूत्र होता है F/2r, ठीक है, और Cp का सूत्र होता है F/2 प्लस का 1r। तो हमें Cv पूछा है तो Cv में F, और एक परमाणु के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 दिशाओं में जा सकता है, घूर्णन वो करेगा नहीं, तो 3/2r आ जाएगा। बस ये भी आपको याद रखना होगा। आगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी बात करने वाले हैं कि वो किस केस के लिए कितनी होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपने सीधे याद है। तो 3/2 kT, उसके बाद में 3/2r। तो आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर यदि हम बात करें, ये 2011 में 116 नंबर क्वेश्चन आया है। यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है किसी अदृढ़ द्वितीय परमाणु अणु की गैस के लिए गामा का मान। अब देखो, द्वितीय के लिए आपने जो F सुन रखा है वो आपने कहा है कि 3 तो आपके ट्रांसलेशन हो जाएंगे, 2 रोटेशन, 5 सुना है। लेकिन फिर ये
इसने बोला है अदृढ़ द्विवीय परमाणु, इसका मतलब ये रोटेशन नहीं करेगा, यानी ये अदृढ़ द्विवीय परमाणु होते हुए भी एक अणु एक की भांति, इकाई अणु की भांति, एक परमाणु की भांति बात करेगा। तो इस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एफ आपको कितना लेना चाहिए, 3। अब मैं बता देता हूं गामा का जो सूत्र आगे हम पढ़ेंगे वो होगा 1 प्लस का 2 बट्टा एफ, यानी जो सीपी बट्टा सीवी हमारे पास में आएगा उसका सूत्र होता है, शॉर्ट में हम याद रखते हैं 1 प्लस का 2 बट्टा एफ। तो ये 1 प्लस का 2, एफ का मान हमारे पास में 3 है, 5 करोगे तो उत्तर 7 बट्टा 5 हो जाएगा, जो गलत है, अदृढ़ द्विवीय परमाणु बोल दिया। तो 3 और ये 2 जुड़ जाएंगी, 5 बट्टा 3 उत्तर आने जाने वाला है आपके पास में। तो ठीक है ना, इसका उत्तर 5 बट्टा 3 माना है आरपीएससी ने। क्यों माना है, क्योंकि आपको द्विवीय परमाणु सीधा नहीं दिया है, अदृढ़, यानी ये घूर्णन वाला जो होगी आपके पास में वो एफ नहीं होगी, केवल एफ ऐसे के लिए आपको 3 लेके चलना है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, हो जाएगा। अब देखो ए व बी वांडरवाल नियतांक और आर गैस नियतांक है, तो ए बट्टा आर बी की इकाई क्या होगी। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे, एक तो हमारे पास में जैसे मान लो क्रांति के आयतन की बात करें तो वो हमारे पास में 3b आएगा। एससी टीसी वीसी की बात करें तो ये हमारे पास में 8 बट्टा 27 आरबी के रूप में आता है। तो ये जो आगे हम बात करेंगे ए बट्टा आरबी है, उसकी जो इकाई होगी वो ये एक टीसी का सूत्र है हमारे पास में। यदि हम नोट्स से बात करें, अभी हम क्वेश्चन करने के बाद में पूरी डिटेल पीडीएफ की बात करेंगे। यहाँ देखो वांडरवाल गैस समीकरण में जो क्रांतिक आयतन वीसी का मान 3b हमेशा याद रखो, पीसी का मान a बट्टा 27 बी स्क्वायर याद रखो। अब टीसी का मान 8 बट्टा 27 a बट्टा आर बी। अब एग्जाम में ये कांस्टेंट नहीं दिया, अब a बट्टा आर बी होता तो टेम्परेचर के बराबर ही है ना, और तो इसका मतलब वो विमा किसकी होगी, ताप की विमा होगी। तो यहाँ से वांडरवाल तो याद है ना जिसको कि भाई ए आपके पास में 8 बट्टा 27 आपके पास में आर बी, तो ये टीसी यानी ये टेम्परेचर है, तो सीधी सी बात है। तो ये क्रांतिक ताप होगा तो ताप की विमा हो जाएगी। बाकी ए और बी ऐसे निकालोगे, फिर आर गैस नियतांक है, वैसे करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आएगा टेम्परेचर की विमा आएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आपको जैसे मान लो पीसीवीसी के बारे में ऐसा पूछा जा सकता है। फिर हम 15 में आए हुए क्वेश्चन की बात करें तो ये तो यदि ताप कांस्टेंट है, ताप नियंत्रक का है, तो वो नियत रहती है, आंतरिक ऊर्जा है वो। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए। तो हमने क्या किए, 11th क्लास में जो भी आरबीएससी की बुक में जितने भी टॉपिक लग रहे थे, हमारा मिशन था कि 11th क्लास के बच्चों का रिवीजन हो जाए और फर्स्ट ग्रेड में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी साथ में हम कवर कर जाए। तो हमने 1 से लेकर ये जो आपके पास में 16 टॉपिक लगते हैं सिलेबस के अंदर, वो सारे 11th क्लास से हैं। तो वहाँ से हमने ये सारे कवर कर दिए पिछले बार। ये हमारा एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जिसके अंदर जो भी टॉपिक मेंशन है उनकी हमने डिटेल आए हुए क्वेश्चनों की बात करी। अब हम डिटेल से बात करेंगे, जैसे कौन कौन से नियम है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, ये सारे जो भी टॉपिक मेंशन है उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आगे हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, जैसे 12th की किताब है तो अगला वीडियो आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आ जाएगा पूरा डिटेल से सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के में लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी 2 कभी 3। तो इसकी बात करें हम 2 तो कम से कम आता ही है। अब हम एक एक शब्द की बात करेंगे। जो ब्राउनी गति होती है, आप जानते हो कि गैस के पात्र के अंदर भरी है तो बर्तन के अंदर गैस के अणु इधर उधर गति करते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। वो स्पीड है, वो ब्राउनी गति कब बढ़ जाती है, टेम्परेचर आप बढ़ा दो वो ब्राउनी गति बढ़ जाती है। आप घनत्व का मान कम कर दो, ब्राउनी गति बढ़ जाती है। आप गैस के अणु का आकार कम कर दो, वो ब्राउनी गति बढ़ जाती है। आप श्यानता है वो कम कर दो, ब्राउनी गति बढ़ जाती है। बाकी घटना है तो आप समझ जाओगे, ये रिलेशन है। ठीक है, ब्राउनी गति की यदि हम बात करें तो ये आपको ध्यान में रखना है। थ्योरी पढ़ोगे तो आपको लगभग काफ़ी टाइम, आधा घंटा लग जाएगा, यहाँ इतने में आपके पूरा समझ में आ गया। फिर गैसों के अणुगति सिद्धांत से संबंधित बातें करें तो निम्न में से कौन सी बात सही है कौन सी गलत, ऐसा पक्का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कहा गया है कि जितनी भी आदर्श गैस है, गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार एक गैस के अणु के जो आकार
अणु जितने भी होते हैं उनका आकार भी समान होता है और द्रव्यमान भी क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस एक पात्र के अंदर भरी है तो उसके सभी अणु का आकार भी बराबर है और उनका द्रव्यमान भी क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक अणु की बात करते हैं। फिर ये कहा है कि गैस के अणुओं का आयतन होता है वो गैस के आयतन की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा कम होता है। फिर हम कुछ इसकी सीमाएं सीमाबद्ध लिखते हैं, लिमिट क्या होती है अणुगति सिद्धांत में। फिर इसी बात को हम उसकी लिमिट बना देते हैं कि ऐसा नहीं होता है, गैस के अणु का थोड़ा बहुत आयतन होता है। फिर हम वो वान डेर वाल इक्वेशन भी बनाते हैं। फिलहाल आपको इसके सिद्धांत क्या है वो याद रखना है। उसके बाद में यदि बात करें, वो अणुगति सिद्धांत कहता है गैस के जो अणु होते हैं उनका वेग 0 से लेकर रुके हुए भी हो सकते हैं और अनंत तक वेग हो सकता है, और जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी वेग उतना ज़्यादा होगा और प्रत्येक दिशा में होता है। फिर सीमाबंद में लिख सकते हैं कि हम आइंस्टीन के अनुसार देखें सापेक्षता सिद्धांत से तो कहते हैं कि किसी भी वस्तु का जो वेग है वो अनंत मतलब प्रकाश के वेग से हमेशा ही क्या रहता है, कम। सबसे ज़्यादा वो जो वेग होता है वो प्रकाश का ही वेग होता है, उससे ज़्यादा किसी का वेग हो नहीं सकता। और यहाँ ये कहता है 0 से अनंत तक हो सकता है, ऐसी बात। लेकिन आपको ध्यान में रखना है सिद्धांत यही बात कहता है, ये हम बाद में इसकी लिमिट के बारे में बात करते हैं। फिर यदि हम बात करें प्रत्यास्थ टक्कर, ये जो टक्कर करते हैं आपस में वो प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं, और दो टक्करों के मध्य जो पथ होता है उसको हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं, मुक्त पथ बोलते हैं। फिर जो यह सिद्धांत कहता है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण इन अणुओं के बीच में बिल्कुल ही नहीं लगता है। आदर्श गैस के जो अणु होते हैं उनके बीच में न तो आकर्षण लगता है, नहीं प्रतिकर्षण, और न ही उन पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो हम इसकी लिमिट लिख सकते हैं कि थोड़ा बहुत द्रव्यमान है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण भी लगेगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। ये तो हम लिमिट की बात करते हैं, दोनों को साथ में ही कर दिया। सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत की जो कमियां है वो क्या है, तो सिद्धांत तो कहता है आकर्षण न तो आकर्षण लगता है, न प्रतिकर्षण लगता है और न ही गुरुत्वाकर्षण लगता है। ये हम बात करते हैं अणुगति सिद्धांत की बातें। उसके बाद में घनत्व सभी भागों में एक, जैसे बर्तन के अंदर गैस भरी हुई तो बर्तन के सभी भागों में जो घनत्व का मान है वो समान रहता है। उसके बाद में ये कहता है कि संवेग में परिवर्तन होता है, उसके कारण दीवारों पर ये जो गैस के अणु होते हैं वो दाब डालते हैं। ये अणुगति सिद्धांत की बात होती है। और इनमें कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। गैस के जो अणु होते हैं केवल और केवल टोटल एनर्जी की बात करें वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही होती है। ये बात अणुगति सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूं कि ये अणुगति सिद्धांत से संबंधित परिकल्पनाएं आपको याद होगी तो एग्जाम में आपको 100% फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी लाइन उठा के पूछी जा सकती है सत्य सत्य कथन के रूप में, तो ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नियत ताप पर किसी गैस का यदि हम नियत ताप है गैस का, यदि हमने आयतन को आधा कर दिया तो उसका दाब होगा वो दुगुना हो जाएगा, यानी आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये अलग अलग बातें होती है। ताप पीवी बराबर है, ये एनआरटी से ही सारे रिलेशन आते हैं। यदि हमारे पास में ताप है वो टी कांस्टेंट है तो पीवी का जो गुणनफल है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी पी आधा करेंगे तो वी दुगुना हो जाएगा, वही बातें हैं। उसके बाद में यदि हम नियत आयतन पर बात करें पीवी बराबर एनआरटी में यदि हम बात करें आयतन को कांस्टेंट कर देते हैं तो P समानुपाती T हो जाता है। बस यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। गैस की अवस्था समीकरण की बात करें तो सभी के लिए ये लागू होगी। P प्लस का एन स्क्वायर ए बटा वी स्क्वायर वी माइनस का एन बी बराबर एनआरटी, जहाँ P दाब है, V आयतन है, A और B वान डेर वाल नियतांक है और N मोलों की संख्या है, R गैस नियतांक है, T तापमान है। उसके बाद में किसी वास्तविक गैस को निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस माना जा सकता है। कोई भी वास्तविक गैस है वो कब बन जाती है, याद रखना, दाब कम होना चाहिए, ताप उच्च होना चाहिए, तो वो आदर्श गैस के समान व्यवहार करने लग जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें बोयल का जो नियम है उसमें पीवी बराबर एनआरटी में टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो ये रिलेशन होता है P1 V1 बराबर P2 V2। उसके बाद में गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत से एक बहुत बड़ा डेरिवेशन हमने 11वीं क्लास में किया है। तो दाब जो लगता है वो 1/2 m एक अणु का द्रव्यमान है, अणुभार नहीं, एक अणु का द्रव्यमान n अणुओं की संख्या है। n क्या है, अणुओं की संख्या है। और v RMS है वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य वेग बोलो, मूल तो रूट लेंगे तब, वर्ग माध्य वेग, और बटा में v क्या है, जो हम घन ले रहे हैं उसका या पात्र ले रहे हैं उसका आयतन है। तो दाब का व्यंजक आपको ध्यान में रखना है कि गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत से जो
दाब लगता है किसी भी सिलेंडर के अंदर, वो होगा P बराबर 1/3 M एक अणु का द्रव्यमान, N कितने अणु है टोटल, और बटा V बर्तन का आयतन, और वर्ग माध्य मूल वेग VRMS या CRMS एक ही बात है, याद रखना। उसके बाद में यदि हम बात करें T कांस्टेंट है, तो यदि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो VRMS भी क्या रहता है, वर्ग माध्य जो वेग है वो भी कांस्टेंट ही रहता है, मूल वेग है वो कांस्टेंट रहता है। फिर चार्ल्स का नियम ये बार बार आ रहा है, पी बराबर एनआरटी में यदि आप पी कांस्टेंट कर देते हो तो आयतन तापमान के समानुपाती होता है, V1/V2 बराबर V1/T1 बराबर V2/T2। तो अंतर की बात करें तो डेल्टा V/V बराबर डेल्टा T/T। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में चार्ल्स नियम, ये छोटा सा, जैसे चार्ल्स नियम याद नहीं रहे तो मैंने नाम लिख दिया चांद। चांद का मतलब चार्ल्स नियम पूछे तो दाब कांस्टेंट होता है, एक याद हो गया। तो फिर बॉयल में बॉयल नियम तो टी कांस्टेंट, बॉयल का मतलब उबालना, वो टेम्परेचर से होता है। गे-लुसाक नियम की बात करें तो गे-लुसाक नियम पीटी नियम बोलते हैं उसको, यानी इसका मतलब ये होता है गे-लुसाक नियम में अब बचा कौन सा, आपका ये हो गया चार्ल्स नियम हो गया, बॉयल हो गया। तो अब V कांस्टेंट कर देते हैं, P समानुपाती T, तो P1/T1 बराबर P2/T2। तो ये हो गया। अवोगाद्रो नियम में सारे ही बराबर कर दिए, ये P1 बराबर P2 और सब बराबर कर दिए। तो दो गैसों के लिए अणुओं की संख्या भी N1 बराबर क्या होगी, N2। यह मैंने शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है कि आप याद रखो हमेशा PV बराबर NRT में यदि आपने P कांस्टेंट कर दिया तो वो चार्ल्स नियम बन जाएगा, यदि आपने V कांस्टेंट कर दिया तो कौन समानुपाती, कौन सा व्युत्क्रमानुपाती, वो गेलुसाक बन जाएगा। यदि आपने टी कांस्टेंट कर दिया तो वो बॉयल बन जाएगा, और सारे कांस्टेंट कर दिए तो N1 बराबर N2 वो अवोगाद्रो नियम बन जाएगा। और R का जो मात्रक होगा वो हमारे पास में PV एक तरह का P1 V1 एक कार्य की तरह होता है, तो कार्य का मात्रक जूल, और बटा उसके बाद में टेम्परेचर का आप क्या कर दो, केल्विन कर दो, और फिर ये मोल हो जाएगा पदार्थ की मात्रा का, जो ऐसा तो मोल कर देंगे, जूल पर केल्विन इंटू मोल हो जाएगा, ये जो आर का मात्रक होगा ऐसा ही। आगे हम बात करें तो आर के मान की बात करें तो अब की बार पक्का क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर। पहली बात तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि 1 लीटर को यदि हम चेंज करना चाहे तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है, या 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। एटीएम लीटर में यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि यदि हम प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर ले और 22.4 लीटर हम आयतन ले तो n, उसके बाद में इसको टेम्परेचर को ले, तब जो वैल्यू आती है हल करने पर आपको ध्यान में रखना है। एटीएम लीटर की बात करें जब इस प्रकार से ले तो ये भी एक मान है, R का मान है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है। आगे यदि हम CGS पद्धति में बात करें तो 8.314 गुणा 10⁻7 कार्य का मात्रक अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यदि हम SI में बात करें तो वो बन जाता है 8.314 जूल, यानी 10⁻7 अर्ग की जगह जूल मोल इनवर्स है केल्विन इनवर्स। यदि हम आगे कैलोरी में चेंज करना चाहे तो 4.2 का भाग लगा देंगे और ये हमारे पास में आ जाता है कितना, 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स है केल्विन इनवर्स। तो ये आपके पास में 4 जो मान है गैस नियतांक के वो आपको एनी टाइम याद ही होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है। अब यानी बोल्ट्जमान नियतांक के भी बराबर होता है, यदि हम गैस नियतांक में अवोगाद्रो नंबर का भाग लगा दे तो वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट बन जाता है। और 8.314 में यदि हम 6.023 गुणा 10⁻23 का भाग लगाए 1.38 गुणा 10⁻−23 जूल मोलिकुल इनवर्स यानी अणु इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। बोल्ट्जमान नियतांक का जो मान है 1.38 गुणा 10⁻−23। अब ये ग्राफ ये बता रहा है प्रयोगों से यदि हम बात करें तो प्रयोगों के अंदर निम्न दाब पर आदर्श गैस PV बटा, यदि हम आदर्श गैस की समीकरण में बात करें PV/NT यानी NRT से R कांस्टेंट रहता है, यानी इसके बाद में P और इनमें यह हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। यदि ग्राफ खींचे तो आदर्श गैस के अनुसार तो यह सीधी रेखा आनी चाहिए, लेकिन जब वास्तविक गैसों के लिए ग्राफ बनाए गए तो ग्राफ में क्या देखा गया कि निम्न दाब होना चाहिए और दाब तो कम होना चाहिए, और टेम्परेचर जिसके अंदर ज़्यादा था जिस ग्राफ के अंदर
वो आदर्श गैस के समान ही लगभग सीधी रेखा उसमें प्राप्त हो गई। तो हमने कहा कि यदि कोई भी गैस है दाब कम हो और टेम्परेचर बहुत हाई हो तो वो गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लग जाती है, और उसका ग्राफ बनाए तो वो प्रायोगिक व सैद्धांतिक ग्राफ लगभग क्या आते हैं, समान आते हैं। तो ये बात इस ग्राफ से मिल रही है। डोल्टन का आंशिक दाब नियम कहता है कि यदि अलग अलग गैसों में दाब P1 P2 P3 हो तो यदि हम मिला दे तो जो टोटल दाब होगा वो उन दोनों के योग के, सभी के योग के बराबर होगा। ये हमारा डोल्टन का नियम है। गैस के में यदि आपको अणुओं की संख्या निकालनी है तो वो सूत्र आपको तो पी वी बटा के बी टी, वही पी वी बराबर NRT है, एन गुणा के गुणा टी बराबर हम पी वी लिख सकते हैं, बस सीधी सी बात है। अभी हमने कहा था ना कि भाई एन बटा वी था, एन बटा वी को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, फिर हमारे पास में क्या आ गया था, एन बटा वी से रिप्रेजेंट करें तो ये पी बटा के टी आ जाता है, फिर यहाँ से हम वो लेमडा के सूत्र में रखा था हमने तो ऊपर चला जाता है। ये बात आपने देखी थी। गैस के मोलों की संख्या n की बात करें तो पी वी बटा आर टी होता है, और r बराबर Na के भी होता है, या r बटा Na को हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। वास्तविक गैसों में अणु का जो आकार होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और अणुओं के मध्य जो दूरी होती है 10⁻⁹ मीटर होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। वांडरवाल गैस समीकरण में यदि हम बात करें तो हमारे पास में जो क्रांतिक आयतन 3b होता है, रट्टा मार लो, और दाब होता है, क्रांतिक टेम्परेचर की बात, प्रेशर की बात करें A/27B², और यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो 8A/27RB, जिसका 2011 में क्वेश्चन आ गया था कि A/RB की जो मात्रक है वो किसके बराबर होगा। अब की बार A/B² आ सकता है या 3B, ऐसा कुछ आ सकता है। यदि इन वैल्यू को हम हल करें RTC/PCVC, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम में, फिजिकल साइंस हो चाहे नेट का हो चाहे बहुत सारे एग्जाम हो, लेब असिस्टेंट हो, इसमें कई बार वैल्यू डायरेक्ट पूछी जा चुकी है कि नीट हो चाहे RTC/PCVC की जो वैल्यू हल करोगे 8/3 आएगी। ठीक है। आदर्श गैस का दाब होगा वो संवेग में दाब का व्यंजक ऐसे व्युत्पन्न करते हैं। आदर्श गैस में संवेग में परिवर्तन होता है -2m/un, एक टक्कर में लगा समय, स्पीड u1 बटा टोटल लंबाई 2l, आने और जाने की। दाब का सूत्र आता है 1/3 mnCr² यानी VRMS का स्क्वायर, mn यानी एक अणु का द्रव्यमान, टोटल अणु n, इनका गुणनफल, गैस का द्रव्यमान आ गया तो यहाँ पर कैपिटल M आ गया बटा V, और द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व होता है तो 1/3 रो C बार का स्क्वायर यानी VRMS का स्क्वायर भी आप याद कैसे ही कर दो, ये अलग अलग सिंबल लिए। तो यहाँ मैंने जो M लिया है, स्मॉल m एक अणु का द्रव्यमान है, n टोटल अणु है, V कुल आयतन है, और वर्ग माध्य मूल वेग की बात करें या इसको C बार का स्क्वायर कर दो या VRMS स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। C1² प्लस आप जानते हो कि सभी वेगों के वर्गों का योग करके टोटल n का भाग लगा देंगे। गैस का द्रव्यमान होगा वो स्मॉल m इंटू n हो जाएगा, और ये n अणुओं की संख्या है। तो प्रश्न आ सकता है दाब वाला, तो कोई सा भी सूत्र है ये आपको ध्यान में रखना है। दाब के 3 सूत्र, 1/3 mn/VC बार का स्क्वायर यानी वर्ग माध्य वेग का स्क्वायर। ठीक है। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ से बात करें तो हमारा आदर्श गैस के लिए जो हमारे पास में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, देखिए एक सेकेंड, यानी हम वर्ग माध्य टेम्परेचर की बात करें तो वो वर्ग माध्य जो उसका वर्ग स्क्वायर है VRMS स्क्वायर के समानुपाती होगा। उसके बाद में यदि हम ये बात करें तो इसके समानुपाती गतिज ऊर्जा होती है, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वर्ग माध्य मूल वेग उतना ही ज़्यादा होगा, गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। अब देखो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, मेन सूत्र ये याद रख लो। VRMS 2000, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना कि टेम्परेचर दुगुना एक परमाणु कर दे तो √3RT/MA अणु भार है, और MA को हम एक अणु का द्रव्यमान गुणा अवोगाद्रो संख्या भी लिख सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 3RT, और इसको मैंने क्या कर दिया, A को हमने अणु भार को कर दिया द्रव्यमान गुणा अवोगाद्रो संख्या कर दिया। तो ये जो आपके पास में R/Na दिखाई दे रहा है इसको हमने KT कर दिया, तो 3KT/M भी आप याद रख सकते हो। अब यदि हम बात करें परम शून्य ताप पर
वर्ग माध्य मूल चाल होगी वो भी जीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी यानी आपका 0 केल्विन माइनस का 273.15 केल्विन पर जो आपकी गैसों की काइनेटिक एनर्जी वो भी जीरो, वर्ग माध्य मूल चाल भी जीरो हो जाएगी। उसके बाद में m है वो एक अणु का द्रव्यमान है इस सिंबल के अंदर, तो 3RT बटा आपको लेना है Ma अणु भार वाला, और 3KT बटा लेना है तो आपको एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m लेना है। ये सूत्र में फर्क आपको ध्यान में रखना है। ग्राम का विसरण नियम कहता है कि गैस के विसरण की दर होती है वो घनत्व के वर्गमूल के समानुपात व्युत्क्रमानुपाती होती है, और आपके जो वर्ग माध्य मूल चाल है उसके समानुपाती रो यहाँ पर घनत्व है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यदि हम बात करें, ये जो कोष्टक के अंदर मैंने लिखा 3 प्रकार की हम चाल लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, वर्ग माध्य मूल चाल, औसत चाल और मोस्ट प्रोबेबल यानी अधिक संभाव्य चाल होती है वो लेते हैं। अब देखो सब VRMS होता है 1.732 यानी √3 का मान होता है √KT/m, और V औसत होता है 1.6 √KT/m, और मोस्ट प्रोबेबल होती है वो 1.41 √KT/m। अब यहाँ से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है VRMS, V बार और मोस्ट प्रोबेबल। इसको याद रख लो राम से, RAM राम जी, यानी राम यानी ये VRMS होगी वो आपकी सबसे ज़्यादा, फिर एवरेज वाली उससे कम, और जो मोस्ट प्रोबेबल है वो सबसे कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो माध्य गतिज ऊर्जा की बात करें, E बार बराबर 1/2m VRMS स्क्वायर कर दो या C बार अलग अलग, यहाँ C बार को मैंने स्क्वायर को वर्ग माध्य, C बार है उसको मैंने वर्ग माध्य मूल वेग मान लिया। ठीक है। उसके बाद में फिर आगे हम बात करें तो इसी को ये हमारे पास में ये अलग अलग अब हम गतिज ऊर्जा में लाना चाहते हैं, तो ऐसा करो आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2m C बार का स्क्वायर है, ये काइनेटिक एनर्जी बन जाने वाली है, और 2/3 रहने वाला है, तो E बार बटा में V बचने वाला है। तो दाब के पदों में हम ऐसे लिख सकते हैं औसत गतिज ऊर्जा P बराबर 2/3 औसत गतिज ऊर्जा E बार बटा आयतन, और E बार को हम 3/2 उल्टा करके लिख दो 3/2 PV या 3/2 PV बराबर RT कर दो। ये तो ये सूत्र आपको औसत गतिज ऊर्जा के ध्यान में रखना है। प्रति किलोग्राम माध्य गतिज ऊर्जा की बात करें वो 3/2 RT बटा अवगाद्रो का भाग लगा दो संख्या का Na, और उसके बाद में प्रति अणु माध्य ऊर्जा की बात करें जो क्वेश्चन आ चुका है 3/2 KT होता है। उसके बाद में भिन्न गैस के लिए भिन्न भिन्न गैस के अणुओं की प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा समान होती है तथा ताप के समानुपाती होती है। टेम्परेचर यदि समान है तो VRMS बटा V फर्स्ट बटा सेकंड बराबर सेकंड बटा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है जो आपका द्रव्यमान होता है अणु भार के उसके। उसके बाद में NTP की बात करें तो NTP पर प्रत्येक अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो 3/2 KT होती है, यानी हमारे पास में कितनी होती है 3/2 KT, और इसको हल कर देंगे K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T का मान आप ले लो। उसके बाद में ये आपको ध्यान में रखना है 5.67 गुणा 10⁻⁻, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो 300 केल्विन, इसको हल करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी जूल में। आदर्श गैस की संपीड़ितता यानी जो PV/RT होता है उसी को हम Z बोलते हैं, तो ये PV/nRT कर दो, ये हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। फिर यदि हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटियों की बात करें तो N अणुओं में, ये ध्यान में रखना बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर, तो N अणुओं से बने निकाय में K स्वतंत्र बंध हो तो फ्रीडम निकालने 3n - का K। देखो एक अणु है तो कोई बंध नहीं है, तो एक अणु हो गया, एक अणु के लिए 3 × 1 हो गया। अब आपको मैं बताता हूं कि जैसे मान लो 2 अणु है एक बंध से बंधे हुए हैं, तो 3 × 2 तो हो गए अणु, 1 हो गया बंध, तो 6 में से तो द्वितीय परमाणु की कितनी हो गई 5 हो गई। उसके बाद में यदि हम बात करें जैसे मान लो ऐसे 3 अणु है ऐसे बंधे हुए हैं, तो 3 अणु की बात करें त्रिपरमाणु की बात करें तो 3 3 9, और उसके बाद में 3 बंद हो गए तो उसके लिए कितनी हो गई 6 हो गई, यानी त्रिपरमाणु के लिए कितनी हो गई 6। अब मान लो CO2 की तरह ऐसे बंद है और सरल रेखा के अंदर है, तो बंद तो कितने हो गए, अणु तो 3 है तो 9, और बंद कितने 2, तो उसकी रेखीय परमाणु तो उसके लिए 7। देखो आपको ध्यान में क्या रखना है, एक परमाणु बोले तो 3, द्वि परमाणु बोले एदर्ड बोले तो भी 3, क्योंकि उसमें घूर्णन नहीं होगा,
और द्वितीय परमाणु बोले तो 2 रोटेशनल और 3 हो जाएगी आपके ट्रांसलेशन। तो F बराबर 5 द्वितीय परमाणु की ध्यान। त्रिपरमाणु में आपको ध्यान में रखना है, ऐसे समझना है, जब तक रेखीय ना बोले तब तक आपको रेखीय नहीं समझना है, 6 याद रखनी है। त्रिपरमाणु में उच्च टेम्परेचर बोल दे तो फिर वाइब्रेशन भी करने लग जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है 7। और यदि रेखीय बोल दे कि त्रिपरमाणु है और वो रेखीय है तो भी आपको F का मान 7 ध्यान में रखना है। उसके बाद में ऊर्जा का समविभाजन कहता है कि एक कोटि से संबंध गतिज ऊर्जा होती है वो 1/2 kT होती है, और यदि स्वतंत्र कण है तो उसके बाद में F/2 kT हो जाएगा। ठीक है, अणु की कुल ऊर्जा की बात करें और 1 ग्राम मोल की ऊर्जा की बात करें तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही 1/2 F, और आपके पास में ये Na गुणा K आ जाता है, RT आ जाता है। N मोल गैस के अणु की कुल ऊर्जा की बात करें तो 1/2 F N RT। ये अलग अलग सूत्र है, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं Cp और Cv पर, तो यदि हम विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो वही C बराबर ΔQ/m ΔT, और मात्रक हो जाएगा जूल केजी इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या जूल मोल इनवर्स से केल्विन इनवर्स। वीडियो 35 मिनट का हो गया तो काफ़ी टाइम हो गया, तो वैसे तो टाइम लगेगा लेकिन पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको 2 दिन लगेंगे, ये भी तो आप देखो। अब देखें सी रुद्धोष्म की बात करें तो यहाँ पर सी रुद्धोष्म प्रक्रम की जो विशिष्ट ऊष्मा 0 होगी। Cv बराबर ΔQ 1 मोल/1 केल्विन, तो ये dQ/dt कांस्टेंट वॉल्यूम पर, dQ/dt कांस्टेंट प्रेशर पर, और Cp - Cv बराबर R मेयर संबंध होता है, और Cp/Cv को हम क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। तो ये अलग अलग यहाँ पर एक परमाणु की बात करें तो देखो Cv बराबर 3/2 R, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। Cp बराबर 1 जोड़ देंगे तो 5/2 R, गामा निकालेंगे तो याद रख लो बहुत ही काम आने वाले हैं। एक परमाणु के लिए आप 5/3 याद रखो या 1.67। दूसरे परमाणु के लिए, द्वितीय परमाणु के लिए गामा बराबर Cp/Cv से वही 7/2 R आएगा। Cv आएगा 5/2 R, 7/5 को हम बोल देंगे 1.4, तो ये 1.6, ये हो जाएगा 1.4। ए रेखीय त्रिपरमाणु की बात कर रहा हूँ तो यहाँ Cp हो जाएगा 4R और Cv हो जाएगा 3R, और Cp/Cv 4/3 1.33। रेखीय अणु की बात करें तो वहाँ F 7 होगी तो 9/2 R तो हो जाएगा Cp, और 7/2 R हो जाएगा Cv, 9/7 1.28 याद होने ही चाहिए वरना काम नहीं चलने वाला। अब इसी का सूत्र शॉर्ट में हम गामा निकालने का Cp/Cv ने करके सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो Cp होता है आपके पास में ये F/2 + 1R, और Cv होता है F/2R, R से R कैंसल। तो इसको यदि हमने हल किया गामा बराबर तो हमारे पास में F/2 का भाग लगा दो, 1 + का 2/F। जैसे ही F का मान 3 है 4 है डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। Cp/Cv याद नहीं है तो भी यदि आपको गामा निकालना हो तो गामा का सूत्र 1 + 2/F। यदि आपको एक परमाणु की पूछे तो 3, द्वितीय परमाणु के लिए बटा में 5 कर देना, फिर इस प्रकार कर देना, जल्दी उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, बहु परमाणु बहुत सारे परमाणु के तो गामा बराबर Cp/Cv और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको दी जाएगी। सूत्र होगा 4 + F/3 + का F। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें Cv का सूत्र यदि हम बनाए तो Cv बराबर R/γ-1 भी होता है, इसको हमने चेंज कर लिया। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट हमारा सूत्र है। तो माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पथ की बात करें तो लेमडा बराबर अलग अलग टकरों का औसत निकाल लेंगे, और लेमडा बराबर सूत्र आएगा जो 2020 में डायरेक्ट पूछ लिया, √2 π/n/d²। डी अणु का व्यास, n इकाई आयतन में अणु की संख्या। अब मैंने समझाया है कि n होगा n/v, pv/n kT से n/v p/kT। वो वैल्यू आपने n की जगह रख दी। तो एक सूत्र है वो डायरेक्ट तो नहीं पूछा है, इनडायरेक्टली पूछ लिया, दाब कम कर दे तो लेमडा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में। तो लेमडा बराबर kT/√2 πd², और p ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर और भी यदि हम आगे बढ़े तो हम यदि मल्टीप्लाई कर दे m से, यानी यहाँ पर देखो ये हमारे पास में n/v है, n m से मल्टीप्लाई कर दूं तो m × n टोटल द्रव्यमान बन जाता है m/v, जिसको हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। यानी m × n यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, घनत्व बन जाएगा। इसी सूत्र को m से हम यदि मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ये सूत्र बन जाता है क्या, m/√π, mn को हम रो बोल सकते हैं, घनत्व।
तो रूट पाई रो डी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि जो माध्य मुक्त पथ होता है वो टेम्परेचर के समानुपाती, दाब के व्युत्क्रमानुपाती, अणु के व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और घनत्व के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब लेमडा के जो माध्य मुक्त पथ के 3 सूत्र आपको याद रखने एनी टाइम, 1/√πd² n और KT/√πd² p और m/√πd² रो, ये सूत्र याद होंगे तो कोई भी कंसेप्ट आएगा सही कर दोगे। आदर्श गैस के लिए आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक समान होते हैं, और यदि हम दाब प्रसार और आयतन की बात करें तो वो 1/T के बराबर होते हैं। उसके बाद में मिश्रण के लिए यदि दो गैसों को आपने मिला दिया तो ध्यान रखना गामा निकालने का सूत्र होगा, पहली गैस में मोलों की संख्या N1 होगी, गामा 1 होगा उसके लिए, दूसरी के लिए N2 होगा, गामा 2 होगा। तो मिश्रण के लिए यदि हम बात करें तो यह सूत्र हमेशा ही लगता है N1 + N2 बटा गामा -1 बराबर N1 बटा गामा 1 -1 प्लस N2 बटा गामा 2 -1। मिश्रण का टेम्परेचर निकालना है तो दोनों को मिला दिया तो N1 T1 प्लस N2 T2 बटा N1 प्लस N2, N1 पहली गैस में मोलों की संख्या, T1 पहली गैस का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आज हमारा 11th क्लास का जो रिवीजन है, 11th क्लास से संबंधित 16 जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं जिससे 34 क्वेश्चन आते हैं, ये हमारे टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हमारा जो 13 नंबर पार्ट आने वाला है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित आने वाला है, यानी अब हम 12वीं क्लास के भी न्यूमेरिकल करेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स की भी हम चर्चा करने वाले हैं। यह सीरीज हमारी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक चलती रहेगी। आप यदि इस YouTube चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही HR ढाका YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि उपयोगी वीडियो से आप वंचित ना हो। आपने वीडियो को पूरा देखा, आपका प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।